गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम कोलरॉस लॉ पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने कोलरॉस नियम क्या होता है ये बता दिया था। उसके बाद उसके अनुप्रयोग शुरू किए थे और न्यूमेरिकल भी बताए थे एक दो। और अनुप्रयोग में मैंने पहला अनुप्रयोग आपको बता दिया था कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अगर आपको अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो प्रबल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता से ये ज्ञात की जा सकती है। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। अब अपन आगे जो पढ़ेंगे दूसरा इसका अनुप्रयोग, कोलरॉस लॉ के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग इसमें अब दूसरा अनुप्रयोग आता है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की किसी किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा जिसको अपन अल्फा से लिखते हैं तथा वियोजन स्थिरांक को ज्ञात करना है। साम्य स्थिरांक ज्ञात करने में दूसरा इसका अनुप्रयोग क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की, क्योंकि आपको पता है दुर्बल विद्युत अपघट्य 100% आयनित नहीं होते, कुछ मात्रा में आयनित होते हैं। तो उनके आयनन की मात्रा वियोजन की मात्रा को ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा, कोलरास नियम के द्वारा। और इसका साम्य स्थिरांक भी ज्ञात किया जाता है। चालकता के पदों में वियोजन की मात्रा को किसी तनुता पर मोलर चालकता व अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी तनुता पर मोलर चालकता व अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के रूप में अपन इसको वियोजन की मात्रा को क्या कर सकते हैं, परिभाषित। मतलब वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। लैम्डा एम तो क्या है, किसी दी गई तनुता पर मोलर चालकता, किसी तनुता पर या सांद्रता पर मोलर चालकता। लैम्डा एम ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है, ये पहले पढ़ चुके हो आप। और लैम्डा एम इंफिनिटिव क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। देखो लैम्डा एम के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, K × 1000 अपॉन
मोलर था। तो इस फॉर्मूले के द्वारा तो अपन इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है भाई। और लैम्बडा एम इंफिनिटिव अभी कोलरॉस नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं अपन। लैम्बडा इंफिनिटिव पॉजिटिव आयन प्लस लैम्बडा इंफिनिटिव नेगेटिव आयन, धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता। तो ये तो दोनों की, इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करके इसको ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको दिया हुआ है तो, ठीक है। साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात किया जाता है? जब आप अल्फा ज्ञात कर लोगे तो केसी, साम्य स्थिरांक केसी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो देखो इसमें भी कोलरॉस लॉ प्रयुक्त हो रहा है। उसके कोलरॉस लॉ के द्वारा ही तो आप दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करोगे, और किसी तनुता पर मोलर चालकता आप इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर लोगे, और फिर वियोजन की मात्रा ज्ञात कर लोगे। वियोजन की मात्रा ज्ञात हो जाएगी तो केसी का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ भाई, अब देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका तीसरा अनुप्रयोग भी देखेंगे। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल CH3COH के 0.001 मोलर विलयन की विशिष्ट चालकता के, मतलब विशिष्ट चालकता 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसकी मोलर चालकता व वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। इसकी मोलर चालकता व वियोजन की मात्रा ज्ञात करो यदि लैम्बडा H प्लस आयन इन्फिनेटिव 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। व लैम्बडा CH3CO माइनस इन्फिनेटिव 40.95 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। देखो
आपसे वियोजन की मात्रा भी ज्ञात करवाई, आपसे मोलर चालकता भी ज्ञात करवाई। तो एक एक चीज को ज्ञात करते हैं। मोलर चालकता लैम्बडा एन, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता क्या होगी? K इंटू हजार अपॉन मोलरता। अब देखो आपको K का मान दिया है, विशिष्ट चालकता का मान दिया हुआ है 4.95 इंटू 10 की घात -5 इंटू 1000, और मोलरता भी दी हुई है 0.01001 मोल प्रति लीटर। अब यहां पर देखिए आप, लगभग ये आपका काट पीट के आ जाएगा 49.5। क्या आ जाएगा? 49.5। ये काटोगे यहां से तो 49.5, ठीक है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो लैम्बडा एम आ गया किसी सांद्रता पर। अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होती है? लैम्बडा इंफिनिटिव CH3COH बराबर में लैम्बडा इंफिनिटिव CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा इंफिनिटिव H प्लस M। भाई कोलरास नियम के अनुसार, कोलरास के अनुसार एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी? ये उसके धनायनों की मोलर चालकता प्लस ऋणायनों की मोलर चालकता, धनायन की और ऋणायन की मोलर चालकता ये तो क्या है 40.95, और ऋणायन की क्या है 349.6। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 9 और 6 15 का 5 का हंस लगे 1, 9 और 1 10 का 0 हंस लगे 1, 5 और 4 9, 390.5 ये आ गया आपका। अब वियोजन की मात्रा, हाँ भाई वियोजन की मात्रा अभी बताया था। वियोजन की मात्रा क्या होती है? किसी दी गई तनुता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का अनुपात। तो अल्फा बराबर में लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा एम इंफिनिटी। अब लैम्बडा एम तो ये रहा, दोनों का अगर अपन वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहें, यहीं पे छोड़ दें ऐसे ही, चलो ये तो आएगा 49.5 और ये आपका आएगा 390.5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी काट पीट लो, कैलकुलेशन आप करोगे ही तो पॉइंट से तो पॉइंट उठ जाएगा। 495 में 3905 का भाग देना पड़ेगा आपको, पॉइंटों में आंसर आएगा। अल्फा क्या आएगा? पॉइंटों में आएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। ये आएगा 0.126, 0.126 प्रतिशत में व्यक्त करोगे, 100 से गुणा करोगे तो 12.6%। ये वियोजन की मात्रा आ गई। वियोजन की मात्रा आ जाती है तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो? के भी ज्ञात कर सकते हो। यहां पर भाई के सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस में अल्फा, तो सी तो कितना है? ये दिया हुआ है, इसको 0.10 की घात 1 गुणा 10 की घात -3 भी लिख सकते हैं अपन। 1 गुणा 10 की घात -3 अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको 0.126 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.126। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो केसी का मान भी आ जाएगा आपके पास।
तो ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन हो गई कोलरास नियम की कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, और आप इसके द्वारा क्या ज्ञात कर सकते हो, केसी का मान, साम्य स्थिरांक का मान भी ज्ञात कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर इसका तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे। हाँ भाई, अब देखिए इसका तीसरा अनुप्रयोग। तीसरा, आयनों का अभिगमनांक ज्ञात करने में। आयनों का अभिगमनांक ज्ञात करने में। ये इसका तीसरा अनुप्रयोग है। किसी आयन के अभिगमनांक से क्या मतलब होता है कि अनंत अनुता पर उस आयन की मोलर चालकता और विलयन की कुल मोलर चालकता का अनुपात। आयन के अभिगमनांक, आयन के अभिगमनांक से तात्पर्य है कि अनंत तनुता पर उस आयन की मोलर चालकता, तथा विलयन की कुल मोलर चालकता का अनुपात। आयन की मोलर चालकता और विलयन की कुल मोलर चालकता का अनुपात। तो जैसे धनायन का अभिगमनांक क्या होगा? धनायन का अभिगमनांक इसको T से लिखते हैं अपन। T पॉजिटिव, T प्लस बराबर में धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता बटा विलयन की कुल मोलर चालकता। तो लैम्बडा प्लस इंफिनिटी धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता अपॉन विलयन की कुल मोलर चालकता। इसी प्रकार से ऋणायन की का अभिगमनांक, ऋणायन का अभिगमनांक ऋणायन का अभिगमनांक क्या होगा? T माइनस बराबर लैम्बडा इंफिनिटिव नेगेटिव अपॉन लैम्बडा m इंफिनिटिव। ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता इंटू विलयन की अनंत अनुता पर कुल मोलर चालकता। ये इनके अभिगमनांक ज्ञात किए जाते हैं इस द्वारा। भाई ये चीज आप कोलरास नियम से ज्ञात करोगे, ये वो सवाल में देता ही है, तो आपको पता लग जाएगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर एक। हाँ भाई, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल। बिना न्यूमेरिकल के कुछ समझ में नहीं आता, खाली रटने से मतलब नहीं है। नियम तभी अच्छे से समझ में आते हैं जब अपन उस पर न्यूमेरिकल करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं उनकी। क्वेश्चन है CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में
विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की अनंत अनुता पर मोलर चालकता 0.24 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स है। वह सल्फेट आयन की 0.74 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो कॉपर +2 आयन व SO4-2 आयन के अभिगमनांक ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे भाई? अभिगमनांक क्या होता है? आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता अपॉन विलयन की कुल मोलर चालकता अनंत अनुता पर। तो कॉपर +2 का अभिगमनांक क्या होगा भाई? TCU+2 आयन बराबर लैम्डा इन्फिनेटिव Cu+2 आयन अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव विलयन की। अब देखो ये चीज तो तुम्हें दे दी है उसने, मोलर चालकता कॉपर +2 की, पर ये चीज आपको ज्ञात करने के लिए कोलरास नियम लगाना पड़ेगा। लैम्डा m इन्फिनेटिव बराबर में लैम्डा Cu+2 आयन इन्फिनेटिव प्लस लैम्डा SO4-2 आयन इन्फिनेटिव। दोनों चीजें दे रखी है उसने, 0.24 प्लस 0.74, 8 7 2 9, 0.98 साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ये आ गया। यहां पर इसकी वैल्यू रखो 0.24 और इसकी वैल्यू आ गई 0.984। तो काट लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप SO4-2 का अभिगमनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। TSO4-2 लैम्डा इन्फिनेटिव SO4-2 अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव कितना होगा ये? 0.74 अपॉन 0.98। काट पीट लो, आपके आंसर आ जाएंगे। ये दोनों आपके अभिगमनांक ज्ञात हो गए। ठीक है भाई, ये तीनों आपके कोलरास नियम के अनुप्रयोग हो गए। अगली क्लासों में मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, कुछ अच्छे टिपिकल क्वेश्चन। तो अपना ये जो मैंने इस चैप्टर के शुरू में बताया था कि 2 तरह के सेल होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा कोलरास नियम का। उसके बाद अपन विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कुछ पोर्शन आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो और आपकी बार बोर्ड ने उसको हटा भी दिया है, गैल्वेनिक सेल को। तो उसको मैं फास्टली रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि बिना पिछली चीज़ों को समझे आप आगे की चीज़ें नहीं समझ पाओगे। तो पिछली चीज़ें भी बताऊंगा, उसके बाद चाहे वो कोर्स में से हट गई हैं। कभी भी साइंस आधी अधूरी नहीं होती कि बीच में से डायरेक्ट बता दिया, हर चीज़ का बेस बनता है। तो उस बेस को रिवाइज करा के फिर अपना जो पोर्शन रहेगा उसको पढ़ाएंगे।